सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और वीडियोस को देख रहे होंगे, शेयर लाइक सब्सक्राइब हमेशा की तरह कर रहे होंगे। बच्चे, हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में, है ना? तो कल हमने जो वीडियो देखी समझी, उसमें व्यंजन संधि के 4 नियम हमने समझे। आज हम बचे हुए 3 नियमों को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चलिए बच्चों, देखते हैं संधि। कल हमने संधि में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा हमने समझी थी कि व्यंजन और स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन संधि में व्यंजन और स्वरों दोनों का मेल होता है। फिर हमने व्यंजन संधि के नियम पढ़े थे, 4 नियम हमने किए थे। तो एक बार इन 4 नियमों पे जरा सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, नियम पहला नियम हमने क्या पढ़ा था? पहला नियम हमने पढ़ा था क च ट त प के बाद उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। यानी कि जब भी क च ट त प आए तो उसके बाद वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ऐसा कब होता है? क के बाद च ट त प के बाद क्या आना चाहिए? तो क्या आना चाहिए? यहाँ देखिए, मैंने कंडीशन साइड में लिखी है कि जब कोई स्वर आए, क च ट त प के बाद या तो कोई स्वर आए, या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, या य र ल व आए, तब क्या होगा? उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। यानी कि क बदल जाएगा ग में, च बदल जाएगा ज में, ट बदल जाएगा ड में। ये सब हमने कल पढ़ा था, है ना? तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। दूसरा नियम भी हमारा देखिए क च ट त प से ही संबंधित था, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं कि क च ट त प के बाद उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। तो पहली कंडीशन में कहा कि क च ट त प के बाद तीसरा वर्ण होता है, तीसरा वर्ण आ जाता है। अब दूसरे नियम में कह रहे हैं कि इनके बाद 5वां वर्ण हो जाता है। अब 5वां वर्ण हम कब लगाते हैं? जब इनके बाद किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण आए। यानी कि क के बाद अगर किसी भी वर्ग का, पांचों में से किसी भी वर्ग का अगर 5वां वर्ण आता है, ठीक है, तो क किस में बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में। च के बाद कोई भी पंचमा अक्षर आ जाए, कोई भी, तो च किस में बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में। यानी कि च बदल जाएगा किस में? य में। क्लियर? ये हमारा दूसरा नियम था। तीसरा नियम हमने म से संबंधित पढ़ा। म के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। यानी कि म की जगह पर या तो 5वां वर्ण लगाओ, ठीक है, पंचमाक्षर लगाओ, या बिंदी लगाओ। लेकिन कब? म की जगह पर ऐसा कब करते हैं हम? ऐसा तब करते हैं बेटे जब म के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आए। यानी कि 5 वर्गों में से जो पहले 5 वर्ग हैं, उनमें से कोई भी म के बाद कोई भी वर्ण आ जाता है, कोई भी व्यंजन आ जाता है, तब आप क्या करेंगे? म की जगह पर या तो पंचमाक्षर लगाएंगे या फिर क्या करेंगे? अनुस्वार लगाएंगे। कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें पंचमाक्षर लगता है, कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अनुस्वार लगता है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको देख के ही पता चल जाएगा स्पेलिंग गलत है ना? जैसे सम्मान, अब सम्मान में आधा म ही आएगा, आप अनुस्वार नहीं लगा सकते, आपको पंचमाक्षर म ही लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो कल हमने किया था, आपको याद आ जाएगा। इसके बाद है चौथा नियम। चौथा नियम भी म से संबंधित था। म से संबंधित क्या था? कि म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। तीसरे नियम में हमने पढ़ा कि म की जगह पर अनुस्वार भी हो सकता है, पंचमाक्षर भी हो सकता है। लेकिन चौथे नियम में हम पढ़ रहे हैं कि म की जगह पर अनुस्वार हो जाता है, पंचमाक्षर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कारण ये है कि म की जगह पर य र ल व या श श स ह आए। तो देखो, य र ल व के बाद कोई पंचमाक्षर नहीं है, श क्ष स ह का कोई पंचमाक्षर नहीं है। तो इनका क्योंकि पंचमाक्षर नहीं है, इसीलिए हमने कहा कि जब भी म के बाद य र ल व या श श स ह में से कुछ भी आए, तब अनुस्वार में बदल जाएगा, केवल बिंदी लगाएंगे। क्लियर?
ये 4 नियम हमने कल पढ़े थे। अब बचे हुए जो 3 नियम हैं जो आपकी किताब में दिए हैं वो हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पहले 4 नियमों में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखिए चलते हैं अपने 5वें नियम की तरफ। तो 5वां नियम है, यदि छ से पूर्व यानी कि छतरी वाला जो छ है उससे पहले कोई स्वर आए, कोई भी स्वर अ ई उ ऐ औ कोई भी स्वर आए तो च का आगम हो जाता है, यानी कि च आ जाता है, ठीक है, च लगा दिया जाता है। जैसे देखिए स्व जमा छंद, अब छ से पहले, छंद के छ से पहले क्या है, अ, व के अंदर आया ना, व जमा अ, तो अ है, तो ये देखिए स्व और छंद के बीच में हमने च लगा दिया। अनु जमा छेद, तो उ जमा उ के छ से पहले क्या आ गया, उ, अनु, उ, तो हमने यहाँ पर भी च लगा दिया, अनुच्छेद हो गया। इसके बाद देखिए नियम 6 छठा हमारा, यदि स से पूर्व, स से पहले अ या आ के अतिरिक्त, यानी कि अ या आ नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर हो तो स का श हो जाता है, यानी कि स जो है वो श में बदल जाता है। कब? जब स के पूर्व, स से पहले अ या आ नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आ जाए, तब हम स को श में बदल देते हैं। जैसे देखिए सु जमा समा, तो देखिए स से पहले क्या आया है, उ, सु, उ आया है ना, तो स बन गया सुषमा। अभी जमा सेक, तो इसमें स से पहले क्या आया है, ई, अभी, ई आया है ना, ई है, तो स जो है वो श में बदल गया, अभिषेक। इसके बाद हमारा आखिरी नियम है 7वां, यदि री र श के बाद, ऋषि वाला री, र या षटकोण वाला श के बाद न हो, यानी कि न आए, तो न का अणा हो जाता है, यानी कि न अणा में बदल जाता है, ठीक है। न अणा में कब बदलता है, जब ऋषि वाले री, र और श के बाद न आए। जैसे देखिए री जमा न, ऋण, न अणा में बदल गया। भूष जमा न, षटकोण वाले श के बाद न है, तो न अणा में बदल गया, भूषण। परि जमा नाम, र के बाद न आए, तो न र में बदल गया, परिणाम। क्लियर? तो ये हमारे 7 नियम थे। अब बच्चे, हमने छुट्टियों से पहले जब अभ्यास कार्य किया था, आपकी किताब में जो पीछे बैक एक्सरसाइज दी हुई है, वो हमने सिर्फ स्वर संधि के की थी, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए थे, उदाहरण दिए हुए थे, उनमें से जो जो स्वर संधि के थे हमने उन पर चर्चा की थी। और मैंने आपको कहा था कि हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का जो भी अभ्यास कार्य है वो बाद में करेंगे। तो आज हमने व्यंजन संधि पूरी समझ ली, तो अब हम कर रहे हैं व्यंजन संधि का अभ्यास कार्य, जिसे आपने कॉपी में नहीं करना। क्या करना है, अपनी किताब में ही पेंसिल से फिल करना है, ठीक है, क्लियर? तो चलिए देखिए, आपके किताब में पहला प्रश्न दिया है अभ्यास कार्य में, बहुविकल्पीय वाला प्रश्न, जिसमें अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद में देखिए अनु जमा, इसका मैं केवल उत्तर लिखे, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो इसमें क्या होगा, अनु जमा छेद, क्योंकि च का आगमन हो गया ना, आज ही पढ़ा हमने, ठीक है। छ से पहले कोई भी स्वर आएगा तो च आ जाएगा, तो देखिए छ से पहले उ आया, च आ गया। उल्लेख, उत जमा लेख। उसके बाद देखिए फिर राइट रॉन्ग दिए हुए थे, तो सही और गलत। स्वर संधि में स्वर व व्यंजनों का मेल होता है, तो हाँ बिल्कुल, स्वर संधि में स्वर व व्यंजनों का मेल होता है, सही है? नहीं, गलत है। स्वर संधि में बेटे यहाँ पर स्वर संधि नहीं, यहाँ पर है कि व्यंजन संधि में स्वर व व्यंजनों का मेल होता है, ठीक है। तो ये सही है कि व्यंजन संधि में स्वर व व्यंजनों का मेल होता है। स्वर संधि में केवल स्वरों का मेल होता है और व्यंजन संधि में स्वर व व्यंजन दोनों का मेल होता है, ठीक है। फिर है व्यंजन संधि में केवल व्यंजन वर्ण ही एक दूसरे से मिलते हैं, तो नहीं, ये वो पहले वाले का ही उल्टा करके दे दिया इन्होंने कि व्यंजन संधि में केवल व्यंजन वर्ण मिलते हैं
तो नहीं है, ये भी गलत है। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों ही मिलते हैं। इसके बाद तीसरा है दिक् जमा गज। तो देखिए क के बाद तीसरा वर्ण आया ना ग, तो क भी अपने ही वर्ग के तीसरे में मिल जाएगा, तीसरा वर्ण में बदल जाएगा। तो क का क्या होगा, क ख ग, तो क की जगह भी हमने ग लगा दिया, दिग्गज। चौथा प्रश्न आपकी किताब में था जगत जमा ईश, तो ये जगदीश बन जाएगा। सम जमा रक्षण, आपकी किताब में बेटे दिया हुआ है सम जमा रक्षा, तो संरक्षा कोई वर्ड नहीं होता, वो मिसप्रिंट है, वो रक्षण होगा। सम जमा रक्षण, संरक्षण। उसके बाद ये 4 थे, इनका वर्ण विच्छेद करना था। 5वां प्रश्न था आपका वागीश, तो वागीश का होगा वाक जमा ईश। उड्डयन, उत जमा डयन। संस्कार, सम जमा कार। और फिर अजंत, अच जमा अंत। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले सारे उत्तर आपको अपनी कॉपी में नहीं करने, कहाँ करने हैं, किताब में पेंसिल से लिख लेने हैं, बैक एक्सरसाइज करनी है। और अगर किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी है तो मुझसे व्यंजन संधि से संबंधित अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। अगली वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो आज का आपका होमवर्क है इसकी बैक एक्सरसाइज बुक में करना और इन 7 नियमों को बहुत अच्छे से समझना।